हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का योरपीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर, चाहे आप अपने स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हो, या आप किसी पीएसयू में इंटरव्यू देने जा रहे हो, या आप किसी दूसरा प्राइवेट फर्म ऑर्गेनाइजेशन लाइक एलएनटी हो गया, टाटा कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज हो गया, इनके अंदर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, राइट। तो ये जो मेरा वीडियो है ये सभी तरह के इंटरव्यूज़ को कवर करेगा। और आज जो मैं सब्जेक्ट्स के साथ आया हूँ दैट इज़ द बिल्डिंग मटेरियल एंड द कंस्ट्रक्शन पार्ट। बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन दो चीज़ों को मैंने क्लब किया है, और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जिनके इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई, और वो क्वेश्चंस जो ऑलरेडी पूछे गए इंटरव्यू के अंदर, तो मैंने दोनों का यहाँ पे मैशअप किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। चलिए पहला क्वेश्चन कि नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ द क्ले प्रोडक्ट यूज इन द बिल्डिंग इंडस्ट्री। ठीक है, अलग अलग तरह के आप क्ले प्रोडक्ट बताओ जो बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। अब बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या यूज किया जाएगा, थोड़ा ब्रेन लगाओ अपना। भाई यहाँ पे टाइल्स होती हैं, राइट, टेराकोटा अगर आपने नाम सुना है, ओके, अर्दन वेयर्स जो हमारे पास होते हैं, स्टोन वेयर हमारे पास, ब्रिक्स जो बनती है वो भी मिट्टी से बनती है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। सेन एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रिक्स उठा देता हूँ, मान लो आपने ब्रिक भी बोलते हो और आपसे पूछ लिया कि बताओ कि अब ब्रिक का यूजुअली कितना वजन होता है, वेट कितना होता है, या मास हम जनरली इसको बोलते हैं। तो 3 से 3.5 केजी की ब्रिक होती है, ईंट होती है। और जब भी आप ब्रिक की भाई स्टडी कर रहे हो, ब्रिक के बारे में पढ़ रहे हो, स्टडी एवरीथिंग अबाउट द ब्रिक। ब्रिक का वजन कितना है, किन किन इंग्रेडिएंट्स से ब्रिक मिलके बना होता है, किस इंग्रेडिएंट्स की एक्सेस के कारण कौन सा डिफेक्ट आता है। अच्छा, कि एक पर्टिकुलर डिफेक्ट को कम करने के लिए आप कौन सा इंग्रेडिएंट ब्रिक्स के अंदर बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, दैट थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये तो वो हमारे पास क्ले प्रोडक्ट हो गए जो हम बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाउ आर द टाइल्स मेड हार्ड एंड इम्परवियस। टाइल्स को कैसे आप हार्ड और इम्परवियस बनाते हो, राइट। दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप टाइल्स को कैसे हार्ड और इम्परवियस बना सकते हो ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि टाइल क्या होती है। हाउ विल यू डिफाइन द टाइल, टाइल कैसे बनती है, और टाइल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और जो ब्रिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आर यू गेटिंग और नॉट। और अगर आपने टाइल देखा है बच्चे, ऑफकोर्स मैक्सिमम सभी ने देखा होगा, तो उसका जो सरफेस होता है वो कितना यहाँ पे ग्लो करता है ना, कितना चमक होता है, और स्मूथ सरफेस होता है। ब्रिक का सरफेस इतना स्मूथ नहीं होता, समझे बात को। तो जब भी आप टाइल स्टडी करोगे, सो हैव अ थिंग इन योर ब्रेन कि आपको ये सारी चीजें गो थ्रू करनी है, राइट। अब देखो क्वेश्चन ये है कि आप टाइल को कैसे हार्ड और इम्परवियस बना सकते हो। तो अगर मैं टाइल्स को हार्डनेस देना चाहता हूँ और इम्परवियसनेस देना चाहता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक देखो ग्राउंड ग्लास एंड दिस पोट्री वेयर, ठीक है, ये हम यूज कर रहे हैं। प्लीज रिमेंबर द नेम, ये हम यूज कर रहे हैं एडेड इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी टू द क्ले ऑफ द टाइल्स, जिससे आप ये टाइल बना रहे हो। वो जो चिकनी मिट्टी है, क्ले को चिकनी मिट्टी बोला जाता है हिंदी में। स्थानीय भाषा में इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में ही बेसिकली बोलूंगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे अलग अलग तरह से एग्जाम की प्रेपरेशन करते हैं, तो हो सकता है उनकी स्थानीय भाषा के अंदर इसको कुछ और बोला गया, राइट। चलिए, तो ये हम इस तरह से टाइल्स को हार्ड और इम्परवियस बना रहे हैं। इम्परवियस का मतलब होता है कि जब भी कोई वाटर या कोई लिक्विड उस टाइल के ऊपर गिरेगा तो इजीली वो अपने में से उसको पास नहीं होने देंगी, समझे बात को। फाइन। नेक्स्ट व्हाट इज टेराकोटा। टेराकोटा कुछ नहीं है, एक आपके पास पकी हुई मिट्टी है, बेक्ड अर्थ। तो ये देखो जरा, जो ये आपके पास यहाँ पे बर्तन है मिट्टी के, समझ रहे बात को, या आप इनको कई बार एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज करते हो, फ्लावर बेस ही बन जाता है बेसिकली। और ये देखो, ये हमने छत में यूज किया है इसको, समझ रहे बात को। तो ये जो हमारा टेराकोटा है, ये एक तरह से बेक्ड अर्थ है बेसिकली। टेराकोटा का मतलब होता है बेक्ड अर्थ। तो इट इज अ पोरस पोट्री मेड फ्रॉम लोकल क्लेज एंड इज ग्लेज्ड। ग्लेज मतलब इसके अंदर हम कुछ चमक भी फ्रेम करते हैं, राइट। और लोकली अवेलेबल सॉइल से बनता है, ऐसा नहीं आपको बहुत दूर से, कहीं से एग्जांपल 100 to 100 किलोमीटर से आपको यहाँ पे मटेरियल लाना पड़ेगा फिर आप ये बनाओगे, ऐसा नहीं होता बच्चे। अगर हमें किसी चीज़ को मार्केट में लार्ज स्केल के ऊपर फ्रेम करना होता है तो हमें उसका रेट कम करना होता है, जिसको हर इंसान इजीली यहाँ पे फ्रेम कर पाए। और रेट तभी कम होगा जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपका जो कॉस्ट लगी है, लागत लगी है, वो कम हो। फाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सॉल्ट ग्लेजिंग कैसे की जाती है, हाउ इज सॉल्ट ग्लेजिंग डन। तो सॉल्ट ग्लेजिंग करने का पर्पस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे टाइल में ये सॉल्ट ग्लेजिंग करना है तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट का मतलब ये नमक,
ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट ऐड किया जाता है किलन के अंदर। किलन होती है भट्टी, किलन बोल दो, क्लैम बोल दो, ऑल्दो क्लैम से आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो इतना सुपीरियर नहीं होता जितना किलन से आपको प्रोडक्ट मिल रहा होता है। तो हम उस भट्टी में ना उस ईंट को पका रहे हैं, तपा रहे हैं बेसिकली, राइट। तो जब हम कुछ ऐसा कर रहे हैं किलन के अंदर, तो वहाँ पे हम वो सोडियम क्लोराइड, वो सॉल्ट भी डाल देंगे। टेम्परेचर कितना है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है टेम्परेचर याद रखने की, राइट। आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन नॉलेज के लिए 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फ्रेम किया गया। और जो हमारा जो सॉल्ट होगा, जो वेपराइज होगा, उसके जो वेपर्स होंगे, वो जो भी चीज़ आप बना रहे हो उस आर्टिकल के सरफेस के ऊपर स्टिक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आपको ग्लास लाइक ग्लेज देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मीन बाय द टर्म रिफ्रैक्ट्रीज। रिफ्रैक्ट्रीज का मतलब क्या है? तो अपने ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो जैसे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स भी होती हैं, मतलब जिसको आपने जरूरत से ज़्यादा पका दिया है। समझ रहे हो? जैसे नॉर्मल अगर मैं ब्रिक की बर्निंग की बात करूं तो वो 900 से लेकर लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। अगर आप उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे, ऑल दो जो ब्रिक्स होंगी वो थोड़ा मुड़ जाएंगी, वार्प हो जाएंगी, लेकिन उनकी जो फायर को रजिस्ट करने की कैपेसिटी होगी वो नॉर्मल ब्रिक के कंपैरिजन में ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो ब्रिक्स भट्टी में लार्जर टेम्परेचर के ऊपर जाके यहाँ पे तपी हैं। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ आप रिफ्रैक्टरी वर्ड से क्या समझते हो। तो द टर्म रिफ्रैक्टरीज ये किस चीज को यूज कर रहा है? इज यूज टू इंडिकेट द सब्सटेंसेस दैट आर एबल टू रेजिस्ट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने के लिए जो आप यहाँ पे किसी भी मटेरियल को, जस्ट लाइक योर ब्रिक, उसको अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके हीट करते हो किलन के अंदर, देन वी हैव द रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स। और अगर मेरे पास फर्नेस है, फर्नेस आपने वर्ड सुना होगा, तो अगर मुझे लाइनिंग करना है फर्नेस के इनर वाली साइड पे, तो हम हमेशा ही रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स का जो फायर रेजिस्टिंग कैपेसिटी है वो हाई है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ब्रिक्स, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना। देखो ब्रिक बनाने के लिए ना बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे पिक्चर में होते हैं। सिलिका होगा, एल्यूमिना होगा, लाइम होगा, आयरन ऑक्साइड होगा, मैग्नीशिया होगा, इसके अलावा भी और बहुत सारे छोटे छोटे और इंग्रेडिएंट्स हैं, तो मैंने मेजर से यहाँ पे फ्रेम किए। तो क्वेश्चन में पूछा कि अगर ब्रिक के अंदर वो एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। द क्वेश्चन इज दैट, राइट। देखो आप ड्यू टू एक्सेस, देखो मैंने इसलिए आंसर भी फ्रेम किया है, दैट्स वाई आई फ्रेम द आंसर आल्सो, कि जब भी बच्चे आपको ये पीडीएफ पढ़ो इसके साथ आपको आंसर भी मिल रहे हैं और साथ में मैंने पिक्चर्स में यहाँ पे फ्रेम करी है कि सो दैट यू हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, राइट। अब देखो ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना, अगर 30% से ज़्यादा है, इनकी परसेंटेज गिवन है। अगर आप नोट्स बनाए हो अपने बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन के, तो इंग्रेडिएंट्स की आप जरूर परसेंटेज भी देखें बच्चे। अगर आप बिहार पुलिस बिल्डिंग इंस्पेक्टर की प्रेपरेशन कर रहे हो, आप उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, अगर आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यू एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो जब भी आप चीज़ों को स्टडी करो, मेरा ये मानना है आप थोड़ा सा डेप्थ में जरूर जाएं, राइट। क्योंकि जो पैनल में पर्सन्स बैठे होते हैं ना, हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट ने क्वेश्चन जहां पे एंड किया दूसरे ने वहीं से स्टार्ट कर दिया। आर यू गेटिंग? तो थोड़ा डेप्थ में चीज़ों को पढ़ना आपके लिए रिक्वायर्ड है, अनिवार्य है। चलिए देखो, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना जब प्रेजेंट होता है तो इससे क्या होगा, देखो ड्यू टू एक्सेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिना विद इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ सैंड, मतलब पर्याप्त मात्रा में सैंड नहीं था, राइट। द रॉ ब्रिक्स, जो रॉ ब्रिक्स होंगी वो श्रिंक करेंगी। अब श्रिंक कब होती है? श्रिंक ब्रिक तब करती है जब यहाँ पे ड्राइंग हो रही होती है। बर्निंग ऑफ ब्रिक्स सेपरेट थिंग है बच्चे, और ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स सेपरेट थिंग है। जो ब्रिक्स की हम ड्राइंग करते हैं जनरली, हम क्या करते हैं, अपनी ब्रिक्स को एक्सपोज करते हैं सनलाइट के लिए, एयर के लिए। डायरेक्ट हम सनलाइट के लिए हम एक्सपोज नहीं करते हैं जनरली, लेकिन जो इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस होती है वो डायरेक्ट सनलाइट में हमारी ब्रिक्स पड़ी होती हैं बाहर, है ना। और ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जिसके अबाउट आपको ब्रिक्स को क्या करना है, यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर रखना है, जिससे मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ एयर हो। आर यू गेटिंग और नॉट? तो ये जो एल्यूमिना का कंटेंट है, जब ये ज़्यादा होता है तो हमारी जो ब्रिक्स होती है ना, जब वो ड्राई हो रही होती है तो उसमें श्रिंकेज ज़्यादा होंगी। श्रिंकेज का मतलब क्या है? सिकुड़ना। और श्रिंकेज का मीनिंग ये होता है लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द सरफेसिस। अब यहाँ पे सरफेस क्या है? आई हैव द अर्थ, मिट्टी मेरे पास है, राइट। एंड वार्प, वार्प का मतलब होता है मोड़ना। ड्यूरिंग द ड्राइंग एंड बर्निंग एंड बिकम टू हार्ड व्हेन बर्न्ड, तो मुड़ भी जाएगी ईंट, तो प्रॉपर उसकी कोई शेप नहीं मिलेगी। और ऐसी ईंट को आप अपने ब्रिक मेसनरी स्ट्रक्चर के अंदर यूज नहीं कर सकते हो। मान लो घर बना रहे हो और आप ईंट यूज कर रहे हो घर बनाने के लिए, ब्रिक मेसनरी वर्क पिक्चर में है और ब्रिक्स कुछ ऐसी मुड़ी हुई होगी, तो डेफिनेटली आपका जो कोर्स होगा बच्चे, चाहे वो फ्लेमिश बॉन्ड आप फ्रेम कर रहे हो चाहे इंग्लिश बॉन्ड है, तो वो बहुत अच्छे से नहीं बनने वाला, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक्स इनटू द पीसेस। मुख्य कारण क्या है ब्रिक का दो हिस्सों में बंटना। हिंदी में अगर बात करें तो यही इसका मतलब निकल के आता है, व्हाट इज द मेन रीजन, राइट। तो ये जो हमारे लाइम के जो लंप होते हैं, लाइम देखो जब सीमेंट नहीं था तो हम लाइम को यूज करते थे एज अ बाइंडिंग मटेरियल। तो जब सीमेंट पिक्चर में आया तो सीमेंट भाई जल्दी यहाँ पे सेट हो रहा था, हार्ड हो रहा था, उसकी प्रॉपर्टी लाइम से बेहतर थी, तो हमने लाइम को छोड़ के सीमेंट के साथ वर्क करना स्टार्ट किया। और मैं बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ऑल तो सभी को पता होगा जो बुद्धिमान जीवी जुड़े हुए हैं, कि सीमेंट के अंदर भी लाइम का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। और जब भी लाइम में पानी ऐड किया जाता है तो हमेशा हीट बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये प्रोसेस। आर यू गेटिंग। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब हम पानी ऐड करते हैं सीमेंट के अंदर तो किस तरह का प्रोसेस देखने को मिलता है, तो आंसर होगा बच्चे आपका एक्सोथर्मिक, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर, मेन कॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ ब्रिक्स इनटू द पीसेस, लम्प्स ऑफ लाइम गेट्स कन्वर्टेड इनटू द क्विक लाइम। ये जो लाइम्स के लंप होते हैं ना, वो एकदम से क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर बर्निंग, and the quick lime slacks and expand in the presence of moisture. This action is responsible for the splitting of bricks into the pieces. मतलब जो लाइम्स है ना, जनरली मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चूने का पत्थर, राइट। जब इसको गर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन की प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, चूने के पत्थर को गर्म करते हैं जब तक वो लाल ना हो जाए, अंगारे की तरह ना हो जाए, हिंदी में अगर बोलें तो, राइट। तो ये कैल्सिनेशन हो गया। अब इसमें से क्या होगा बच्चे, इसमें से मुझे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, यही हमारा लाइम होता है, दिस इज लाइम। अब जो ये चूने का पत्थर है कैल्शियम कार्बोनेट, मोर देन 90% अगर ये प्योर है, देन वी हैव दिस प्योर लाइम। और प्योर लाइम को हम कहाँ पे यूज करते हैं, व्हाइट वॉशिंग में भी हम इसको यूज करते हैं। आर यू गेटिंग। तो ये मेरे पास क्या निकल के आया, लाइम। जब बच्चे ये वाटर के कांटेक्ट में आता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO का फुल फॉर्म है कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम जिसको बोलते हैं। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा देन व्हाट विल हैपन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है CaOH2, जिसको हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं, और जिसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ता है, एक्सपेंड करेगा, राइट। तो उसी के कारण यहाँ पे ब्रिक्स जो होती है वो दो हिस्सों में स्प्लिट होती है, अगर लाइम आपका एक्सेस में हो, राइट, या उसके लम्प्स बने हो यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट, लाइम देखो, लाइम यहाँ पे फ्यूजिंग के काम भी आता है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ फ्यूज करने में भी काम में आता है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज अ फ्रॉग ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द ब्रिक। क्वेश्चन सिंपल सा है कि फ्रॉग बताओ क्या होता है, और फ्रॉग देने का पर्पस क्या है ये भी बताओ। तो बच्चे फ्रॉग आप सीधा बोल सकते हो कि ब्रिक के टॉप सरफेस के ऊपर जो इंडेंट दिया हुआ है, इंट आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा बच्चे ये देख लो यहाँ पे। तो ये जो ब्रिक के टॉप सरफेस के ऊपर इंडेंट दिया हुआ है, राइट, ये जो खाली सी यहाँ पे जगह दी है, ग्रूव दिया है, इसको फ्रॉग बोला जा रहा है। फ्रॉग देने का जो मेन रीजन है बच्चे, जब आप ब्रिक मेसनरी वर्क करोगे तो इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीमेंट और सैंड प्लस वाटर का एक मिक्सचर होता है जिसको मोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मोटर, स्थानीय भाषा में जिसको मसाला भी बोलते हैं, राइट। समझे बात को। अगर मैं इस ब्रिक को उल्टा करके रखूँ, फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, और जो फ्रॉग है वो नीचे की तरफ है, तो बच्चे जब हम यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स ले करेंगे तो फ्रॉग पूरी तरह से मोटर से फील नहीं होगा, जिससे आपको प्रॉपर बॉन्ड नहीं मिलेगा। इसलिए फ्रॉग को हमेशा ऊपर की तरफ रखा जाता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे मोटर फिल करोगे ना बच्चे, तो ये आपका फ्रॉग पूरी तरह से भरता है मोटर से, और इसके ऊपर भी यहाँ पे मोटर होता है, इसलिए हमेशा फ्रॉग को ऊपर की डायरेक्शन में रखा जाता है। अगर कहीं कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें फ्रॉग नीचे की तरफ है, तो कहीं ना कहीं वहां पे उस पार्टिकुलर यूनिट के अंदर, उस पार्टिकुलर ब्रिक मेसनरी वर्क के अंदर जो बॉन्ड होगा वो अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, ब्रिक मेसनरी वॉल में आप बहुत अच्छी हाई स्ट्रेंथ के ब्रिक यूज कर लो तो ब्रिक की लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, ये बच्चे जरूरी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड किस तरह का है, आपने मोटर जो यूज़ किया वो किस तरह का है, क्योंकि जितना भी लोड ट्रांसफर होगा वो ब्रिक से नेक्स्ट या सेकंड ब्रिक्स में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना। और अगर मैं इस ब्रिक की ये जो इंडेंट है इसके डायमेंशन की बात करूं बच्चे, तो जनरली ये 10 सेंटीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 mm हो गया। और ये जो इसकी विड्थ होती है ये बच्चे जनरली 4 सेंटीमीटर होती है, 40 mm। और इसकी जो डेप्थ होती है वो 1 से लेके 2 सेंटीमीटर तक, 1 से 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 10 से 20 mm हो गया। आर यू गेटिंग। और इस इंडेंट पे हम यहाँ पे जो भी मेरा ब्रांड होता है जिसने इसको बनाया, मैन्युफैक्चर किया है, वो होगा, समझे, चाहे SS लिखा है, मोदी का नाम लिखा हुआ है, मोदी ईंट भी मार्केट में है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी ईंट्स होती हैं जनरली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्टिन्यूअस किलन्स।
वेरियस टाइप्स ऑफ द कॉन्टिन्यूस किलन्स। कॉन्टिन्यूस किलन्स के आपको नाम बताने, तो पहली चीज जो ये है कि किलन क्या होती है आपको पता होना चाहिए, राइट। किलन और क्लैंप में क्या अंतर है बच्चे, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। इसके बाद जो मेरे पास कॉन्टिन्यूस किलन है, लाइक बुल ट्रेंच किलन है, हॉफमैन किलन है, टनल किलन है, फिर आपको इनकी स्टडी करनी है। और तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर तो मैंने यही फ्रेम किया है कि 3 तरह की मेरे पास कॉन्टिन्यूस किलन है, बुल ट्रेंच है, हॉफमैन्स है और मेरे पास टनल किलन है। लेकिन बच्चे अगर आप ऐसे डिपार्टमेंट की प्रेपरेशन कर रहे हो जहां पे आपका बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और आरसीसी, सॉइल, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जैसे यहाँ पे आपके पास आ रहा है कॉन्टिन्यूस किलन, किलन वर्ड आया, ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि किलन का साथ में क्लैंप भी होती है, तो क्लैंप भी स्टडी करो, किलन भी स्टडी करो, दोनों में से कौन बेहतर रिजल्ट देंगे ये भी देखो, कैपेसिटी कितनी है ये भी देखो, क्लैंप के कितने टाइप हैं अगर होंगे तो, किलन के कितने टाइप हैं जो हैं बेसिकली, राइट, वो आपको गो थ्रू करना है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे हमारे से पूछा जा रहा है कि बताओ लाइम क्या होता है, हाउ विल यू डिफाइन द लाइम। और देखो यकीन मानो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, और कई बार ऐसा होता भी आप इंटरव्यू में बैठे हो ना और आपको पता है क्वेश्चन बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, लेकिन हम उसका भी आंसर नहीं कर पाते। तो बच्चे इसीलिए योरपीडिया जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम बच्चों को अनलिमिटेड स्नैप्स देते हैं मेंटर के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के अंदर। हमारा पर्पस ये होता है कि जब बच्चा फाइनल इंटरव्यू के अंदर बैठे ना, तो उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी मेरे पास शब्द नहीं आ रहे, मुझे पता है ये होता क्या, बट आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। नाउ लेट मी टेल यू, इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर नॉलेज व्हाट यू हैव, तो बच्चे नॉलेज ना धरी की धरी रह जाती है। तो इसलिए चीज़ों को तैयार करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करके जाना बहुत जरूरी है, राइट। तो देखो लाइम के द प्रोडक्ट विच रिमेन्स आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ लाइमस्टोन, ये मैंने आपको बता दिया। लाइमस्टोन क्या है, चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट, यही है लाइमस्टोन। जब बच्चे इसकी कैल्सिनेशन करते हैं, कैल्सिनेशन कुछ नहीं है, बर्निंग होता है बेसिकली, रेड हॉट तक इसको हम हीट करेंगे लाइमस्टोन को, और इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर वगैरह नहीं रहना चाहिए, हैविंग नो मॉइस्चर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी यहाँ से लिबरेट होती है, तो मुझे क्या मिलता है, CaO प्लस CO2, यही बना, देख लो जरा, CaO यही बनेगा। तो बच्चे ये आपका क्या बना, ये बन गया आपका लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, दिस इज लाइम। और ये क्या हो गया, ये आपके पास गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये रिलीज हो जाएगी, क्या मिल जाएगा आपको, वही मिल जाएगा आपको लाइम। समझ बात को। ये लाइम का मैंने साथ में पिक्चर भी फ्रेम किया, आपने देखा भी होगा जब स्पोर्ट्स मीट भी कई बार स्कूल में होती थी, तो वो जो सफेदी के लिए, मार्किंग के लिए हम जो एक वाइट सा पाउडर यूज करते थे, वो चूना, राइट, जो लाइम ही होता है बेसिकली। क्लियर है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है देखो, तो बस बच्चे थोड़ा अपने ध्यान रखना है, क्योंकि फंसना नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जो लाइम आपको मिला ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन, मतलब लाइमस्टोन को हीट करना, रेड हॉट वो आपका पत्थर हो जाए, इतना आपने हीट करना है, तो वो जो आपका लाइमस्टोन है ना, वो प्योर लाइमस्टोन है, कंपेरेटिवली प्योर लाइमस्टोन। तो उससे जो आपको लाइम मिलता है उसको बोला गया क्विक लाइम, और इसे हम कॉस्टिक लाइम के नाम से भी जानते हैं। डिफरेंट नाम भी आपने ध्यान रखने हैं, क्विक लाइम, कॉस्टिक लाइम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बच्चे आपका कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से, कि बताओ किंग क्लोजर और बिविल्ड क्लोजर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, किंग क्लोजर और बिविल्ड क्लोजर। अब देखो, द ब्रिक कट इन सच अ वे, ईंट को कुछ इस तरह से कट करो, होल लेंथ इज बिविल्ड फॉर मेंटेनिंग हाफ विड्थ। ये देखो जो कंप्लीट लेंथ है ना उसको बिविल्ड कर दिया और आधी ही विड्थ बननी है, देखो इस तरह से ये कट किया ब्रिक को, राइट, एट वन एंड एंड फुल विड्थ अदर एंड। वेयर एज इन किंग क्लोजर, देखो ये आपके पास यहाँ पे क्वीन क्लोजर है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये मैं फ्रेम करता हूँ, लेट मी ड्रॉ हेयर। एक एंड पे फुल है बच्चे और एक एंड पे हाफ है, एक एंड पे फुल विड्थ है और एक एंड पे हाफ विड्थ है। तो इतना पोर्शन कट चुका है, यही ब्रिक बचे है, दिस इज द बिवेल्ड क्लोजर, ये वाला जो मैंने हैच कर दिया, दिस इज द बिवेल्ड क्लोजर, राइट। और ये क्या है, दिस इज किंग क्लोजर। किंग क्लोजर में यहाँ पे लेंथ आपने क्या किया, हाफ किया, विड्थ क्या किया, हाफ किया, दोनों को मैच किया, इतना पोर्शन आपने कट कर दिया इंट का, तो ये बचा हुआ है, ये जो बचा हुआ पोर्शन है ब्रिक का, ये है आपका किंग क्लोजर, राइट। और ये क्वीन क्लोजर है, क्वीन क्लोजर में आपने क्या किया, अलोंग द लेंथ विड्थ आपने आधी कर दी, मतलब लेंथ तो यहाँ पे फुल मिलेगी लेकिन विड्थ आपको आधी मिलेगी b/2। यहाँ पे
किंग क्लोजर में लेंथ भी आपको एक फेस पे आधा मिल रहा है और विड्थ आपको आधा मिल रहा है एक फेस पे, लेकिन दूसरी साइड आपको लेंथ फुल मिलेगी और विड्थ भी फुल मिलेगी। समझे बात को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये मैंने नंबरिंग भी फ्रेम कर दिया इधर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जैम्स एंड द रिवेल्स? जैम्स और रिवेल्स के बीच में क्या अंतर होता है? अब देखो ये आपका जो क्वेश्चन है ना बच्चे, वो कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से है। तो जो वर्टिकल साइड्स होती है ना एक डोर ओपनिंग की, वर्टिकल साइड्स ऑफ अ फिनिश्ड ओपनिंग फॉर अ डोर या विंडो आर टर्म्ड एज अ जैम्स। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये मेरा जैम है, दिस इज माई जैम, दिस इज जैम, दिस इज आल्सो जैम। ये देखो यहाँ पे फ्रेम किया गया और ये हमारा पैनल हो गया, इसमें ये टॉप रेल होती है, ये मेरी बॉटम रेल होगी बच्चे, इसके बीच में मेरे पास ये इंटरमीडिएट रेल्स होती हैं और ये जो यहाँ पे आपने चीज़ फ्रेम करी है ना इसको हम पैनल बोलते हैं, राइट। और ये जो वर्टिकल है ना इन पैनल्स के बीच में ये वाला, ये इसको मूलियन बोलते हैं, दिस इज मूलियन। ऑल दो यहाँ पे मूलियन अलग हो क्योंकि डिसकंटिन्यूटी में ये इतना ही है, ये इतना ही, फर्स्ट मूलियन, सेकंड मूलियन, थर्ड मूलियन, बॉटम मूलियन आप बोल सकते हो। और ये जो बाहर वाला वर्टिकल जो लगा हुआ डोर के साथ इसे हम बोलते हैं स्टाइल, STYLE। स्टाइल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, थोड़ा मेंटेन करना, दिस इज स्टाइल, राइट। और रिवर्स क्या होता है? रिवर्स ना यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वेयर एज द एक्सपोज वर्टिकल सर्फेसिस लेफ्ट ऑन द साइड्स ऑफ एन ओपनिंग। एक्सपोज वर्टिकल ये वाले जो एक्सपोज हो रहे हैं, ऑल्दो जेम्स के साथ ही हैं, लेफ्ट ऑन द साइड्स ऑफ एन ओपनिंग आफ्टर द डोर और विंडो फ्रेम हैज बीन फिटेड इन पोजीशन इज टर्म्ड एज द रिवेल्स। ये जो इसका एक्सपोज्ड वाला ना ये वाला, इसको बोला जा रहा है रिवेल्स, ये वाला एक्सपोज्ड वाला, दिस इज द रिवेल्स। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय थ्रॉटिंग इन वॉल्स? वॉल्स में थ्रॉटिंग का क्या मतलब होता है? देखो ये वॉल्स बोलने मतलब क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास घर बना हुआ है और यहाँ पे छत डला हुआ है, ये आपका कंक्रीट का भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, स्लैब आपका कंक्रीट का भी हो सकता है। मान लो कंक्रीट स्लैब है, ये कंक्रीट स्लैब है और ये मेरा यहाँ पे वॉल है नीचे, ठीक है, दिस आई हैव अ वॉल हेयर। राइट। अब बच्चे क्या होता है कि जब भी बारिश होती है ना तो हम यहाँ पे इसके अंडर साइड में ना ग्रूव लगाते हैं, कट लगाते हैं कि जब भी बारिश हो तो बारिश का पानी यहाँ से ये छत से होता हुआ, लेंटर से होता हुआ इस दीवार तक ना पहुँचे, क्योंकि दीवार के ऊपर आपने कॉस्टली पेंट यूज़ किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अंडर साइड ऑफ दिस स्लैब हम एक कट लगा के रखते हैं, ग्रूव लगा के रखते हैं कि जब भी बारिश हो रही है तो वो पानी अगर यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है तो वहाँ से वो नीचे गिर जाए फिर डायरेक्टली, राइट। The groove cut on the underside of a projecting course of masonry to enable the rain water to flow off the surfaces is called the throtting। और कुछ भी नहीं है ये। Are you getting? मैंने इसका एक रफली सा फिगर भी फ्रेम किया है, देखो जरा यहाँ से आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। ये कॉपिंग है बेसिकली, इस तरह से हम ऊपर जो वॉल के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, दिस इज नथिंग बट द कॉपिंग। और यहाँ पे क्या किया, देखो ये ग्रूव लगाया, यहाँ पे ग्रूव लगाया, ये वॉल हो गया मेरा, दिस इज माई वॉल, राइट। ये ग्रूव लगाया, इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, थ्रॉटिंग, यही तो है थ्रॉटिंग। तो जब भी बारिश वगैरह होगी तो पानी यहाँ से आ रहा है और यहाँ से नीचे गिर जाएगा। समझे बात को? समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि थ्रॉटिंग क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि डिफाइन करो एशलर फेसिंग स्टोन मेसनरी वर्क क्या होता है। देखो एक होता है रूबल मेसनरी वर्क, एक होता है एशलर। रूबल में इरेगुलर शेप के स्टोन्स होते हैं, लेकिन एशलर के अंदर हम उनको ड्रेस करते हैं, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन होता है बच्चे, प्रॉपर उनको शेप देना, साइज देना। और अगर सरफेस यहाँ पे रफ है तो वो आपका एक तरह से एशलर वर्क नहीं कहलाता है, लेकिन अगर सरफेस आपका स्मूथ और प्रॉपर ड्रेसिंग किया हुआ तो आपका एशलर वर्क कहलाएगा। इसमें भी आपके पास रफ टूल्ड एशलर वर्क है और फाइन टूल्ड एशलर वर्क है, जिसमें आपकी जो स्मूथनेस होगी बहुत अच्छी है, राइट। जी यहाँ पे अगर आपको जो ये फिगर दिख रहा है, ये बच्चे मेरे पास एशलर वर्क का फिगर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आउटर वॉल की कंस्ट्रक्शन विद रफली टूल्ड मतलब फाइनली टूल्ड नहीं है वो, मतलब सरफेस आपको खुरदुरा मिलेगा, इतना स्मूथ नहीं है। एंड चैम्फर्ड ऑन इट्स आउटर फेसेस। चैम्फर्ड में कई बार क्या होता है, हम इसके जो कॉर्नर्स होते हैं ना उनको भी हम कुछ ऐसे करते हैं चैम्फर्ड में, राइट।
चैम्फर्ड ऑन इट्स आउटर फेस एंड बैकिंग मेड ऑफ, जो इसके पीछे वाला जो पोर्शन है मेड ऑफ द ब्रिक्स इन कंक्रीट इज कॉल्ड द एशलर फेसिंग। एशलर फेसिंग में आप ये ध्यान रखो कि जो स्टोन आप यूज कर रहे हो वो ड्रेस्ड स्टोन है। इसमें भी एशलर वर्क में दो तरह से मैंने आपको फ्रेम किया, एक है आपके पास रफ टूल्ड एशलर वर्क, दूसरा है फाइन टूल्ड एशलर वर्क, राइट। क्वेश्चन नंबर 16, What are the nominal dimensions of commonly used traditional bricks? ये आपसे कई बार पूछता है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल ब्रिक्स है ना उसका साइज बताओ, और मैक्सिमम बच्चे ने इसका साइज नहीं बता पाते हैं, ये ध्यान रखना आपके पास। तो साइज क्या है इसका, 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच, और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच में कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर, तो 25.4 mm हो गया ये। तो आप ये डायमेंशन भी ऐसे फ्रेम कर सकते हो कि 23 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर एग्जैक्ट फॉर्मेशन, राइट। देखो ये इसकी बात की जा रही है बच्चे, ये अगर ईंट है, दिस इज ब्रिक दैट वी हैव, तो ये जो यहाँ पे लेंथ है ये हमारे पास है 23 सेंटीमीटर और विड्थ है 11.4 सेंटीमीटर, ऑल डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास नॉमिनल साइज होता है वो 20 इंटू 10 इंटू 10 होता है, विद मोटर मिलता है हमें, विदाउट मोटर 19 इंटू 9 इंटू 9 होता है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है, आपने कभी देखा है फ्लेमिश बॉन्ड, सुना है इसके बारे में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो बच्चे जो मेरे पास अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स है, अरेंजमेंट ऑफ ब्रिक्स है, देखो जरा ये यहाँ पे आपको जो चीज दिख रही है इसको मैं बोलता हूँ हेडर, जो लार्जर फेस है, और इसे मैं सॉरी ये स्ट्रेचर हो गया, वेरी सॉरी, इसे मैं बोलता हूँ स्ट्रेचर, और ये जो आपका स्मॉलर फेस हो गया इसे मैं बोलता हूँ हेडर, ये वाला हेडर और स्ट्रेचर, राइट। तो इस कोर्स के अंदर फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है बच्चे, हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर। तो ये हेडर के लिए एच हो गया, स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, हेडर हो गया, स्ट्रेचर हो गया। तो ये एक कोर्स बना, तो एक कोर्स में अल्टरनेट हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर, और यहाँ पे भी क्या देखो स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर, राइट। तो ये मेरा जो यहाँ पे वर्क बनता है दिस इज नथिंग बट द इंग्लिश सॉरी फ्लेमिश बॉन्ड, राइट, क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द इंटरव्यूज कि आप इफ्लोरोसेंस से क्या समझते हो और किस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो, रिमूव नहीं, किस तरह से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो इफ्लोरेसेंस क्या होता है बच्चे कि जो व्हाइट पैचेस ब्रिक मेसनरी सरफेस के ऊपर बनते हैं, व्हाइट पैचेस ऑन द ब्रिक सरफेसेस, जो सॉल्ट और एल्कली के प्रेजेंस के कारण होते हैं। जब वो सॉल्ट एक्सेस में है, एल्कली प्रेजेंट है, तो बच्चे जब वो ब्रिक्स वाटर के कांटेक्ट में आती है तब वो सॉल्ट्स वाटर सॉल्युबल्स होते हैं, तो वो पानी के साथ घुल के ब्रिक के सरफेस के ऊपर आएंगे, वहाँ से पानी तो बाहर बन के उड़ जाता है लेकिन सॉल्ट्स पीछे रह जाते हैं। तो इससे हमें प्रेजेंस ऑफ दिस व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं इफ्लोरोसेंस, यही है बच्चे। तो इसको दूर करने के लिए क्या कर सकते हो बच्चे, एक तो आप सबसे पहले जब भी ब्रिक मेसनरी वर्क स्टार्ट करो तो प्रॉपर आपको डीपीसी देना है। डीपीसी का मतलब होता है बच्चे डैम्प प्रूफ कोर्स, राइट, डीपीसी दो, राइट, और आप अच्छी क्वालिटी का ब्रिक यूज करो, समझ रहे बात को। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा कि हाउ इट कैन बी रिमूव, तो बच्चे आप एक ब्रश ले सकते हो, वायर ब्रश, उससे आप इसको रिमूव कर सकते हो, हटा सकते हो उसको, फिर आप उस फेस को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है, किसी पेंट से आप ट्रीट कर लो या कोई आपके पास यहाँ पे केमिकल्स वगैरह जिससे आप ट्रीट कर सकते हो, जिससे इफ्लोरेसेंस आपका कम हो जाएगा। क्योंकि ये इफ्लोरेसेंस जनरली ब्रिक्स को तो हार्म करता ही है। अगर आपने इसके ऊपर जैसे एक महंगा पेंट किया है बच्चे और आपने प्लास्टरिंग करने के बाद जब आप पुट्टी कराते हो उसके बाद पेंट करते हो तो सारा का सारा वो खराब हो जाएगा, राइट। चलिए सीलन भी आप जिसको बोलते हो बेसिकली, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपने पोर्टलैंड सीमेंट बनाना है। तो बच्चे हमें जो मटेरियल दो तरह से ही फ्रेम चाहिए होते हैं, हमें जो मटेरियल चाहिए होते हैं दो तरह से, एक मुझे कैलकेरियस मटेरियल चाहिए पड़ते हैं, दूसरा मुझे आर्जिलेसिस मटेरियल चाहिए पड़ते हैं। कैलकेरियस मटेरियल्स के अंदर आपका जो कैल्शियम होता है, लाइम होता है, वो मेजर इंग्रेडिएंट है, जैसे लाइम स्टोन हो गया, चौक हो गया, और आर्जिलेसिस के अंदर जैसे आपका क्ले हो गया, ये चाहिए पड़ते हैं, जिसको हम शेल भी बोलते हैं बेसिकली, राइट। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि जो सीमेंट बैग होता है ना इसका वजन कितना है, ऑलरेडी आ चुका है, तो 50 kg लिखा होता है यहाँ पे, और ये ओवरऑल है, ये बैग का मिला के देखो 50 kg। आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि बताओ लाइफ कितनी होती है सीमेंट बैग की, कि जब ये आपका
प्लांट से निकला सीमेंट बैग बनके, तो कितना समय के अंदर इसको यूज़ करना है? 3 महीने तक बच्चे इसकी लाइफ होती है ना। अगर आप इसको साइड पे स्टोर कर रहे हो तो इसका हाइट कितना होना चाहिए ग्राउंड सरफेस से? और ऐसा नहीं है कि आपने ग्राउंड सरफेस से हाइट तो फ्रेम कर दी लेकिन सभी बैग आपने इकट्ठे रख दिए, तो फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर भी होनी चाहिए। तो स्टैक आप कितना मैक्सिमम स्टैक्स आप कितना मैक्सिमम बैग ऑफ सीमेंट कर सकते हो, और एक स्टैक और दूसरे स्टैक के बीच में कितना यहाँ पे गैप रखना है फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर के लिए। ये सारे जो सवाल हैं वो महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बताओ बोक्स कंपाउंड, ठीक है, इनमरेट्स द बोक्स कंपाउंड। बोक्स कंपाउंड आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे जो हम सीमेंट जब स्टडी करते हैं बच्चे, तो सीमेंट में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो बच्चे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन सेटअप हो जाती है जिसे हम हाइड्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। और जब पानी ऐड करते हैं तो ये बोक्स कंपाउंड जैसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट, ये पिक्चर में आते हैं। और ये जो बच्चे सिलिकेट वाले हैं जैसे डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, ये हमेशा स्ट्रेंथ देते हैं सिलिकेट वाले, समझ रहे बात को। तो ये हमारे पास बोक्स कंपाउंड है, इनके केमिकल नेम्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इनको किससे हम नोटेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C3S, C2S, दिस इज द C3A। ये CgA बाई मिस्टेक यहाँ पे फ्रेम हुआ है, ये है यहाँ पे C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, राइट। इनके अलग अलग नाम भी है बच्चे, इलाइट है, फेलाइट है, सिलाइट है, बिलाइट है, ठीक है, ये भी आप जरूर गो थ्रू करें। फाइन। तो देखो मैं टोटल 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, अभी 20 क्वेश्चन हुआ है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर भी चलते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो रिस्पॉन्सिबल है सीमेंट स्ट्रेंथ के लिए, मतलब सीमेंट के अंदर वो कंपाउंड या इंग्रेडिएंट जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बात हो रही है वो बोक्स कंपाउंड की हो रही है, ठीक है। आपने नाम भी सुना होगा बोक्स कंपाउंड, जिसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट होता है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो ये जो आपके सिलिकेट SS वाले हैं, S फॉर स्ट्रेंथ, S फॉर सिलिकेट, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये स्ट्रेंथ को इंपार्ट करने वाले यहाँ पे कंपाउंड है, राइट। अगर मैं बात करूँ कौन सा लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ यहाँ पे इंपार्ट करता है, तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ आपको C2S देगा और शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ आपको C3S देगा। मतलब कौन पहले स्ट्रेंथ यहाँ पे इंपार्ट करना स्टार्ट कर देगा, वो होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसीलिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को बेस्ट सीमेंटिंग अवार्ड भी मिला हुआ है। अगर आपसे कभी इंटरव्यू में ऐसा पूछते हैं कि बताओ कौन सा कंपाउंड है जो स्ट्रेंथ के मामले में सबसे ऊपर है, ये कौन सा कंपाउंड जिसको आप बेस्ट बोलोगे कि वो स्ट्रेंथ सबसे अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। ऑल्दो C2S भी आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ दे रहा है, लेकिन भाई जिसके रिजल्ट पहले आएंगे हम उसे ही बेस्ट बोलेंगे। तो C3S को यहाँ पे बेस्ट सीमेंटिंग अवार्ड मिला हुआ है, राइट। चलिए देखो, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 45%, डाई कैल्शियम सिलिकेट 25% आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ। फाइन। नेक्स्ट देखो, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, आपसे पूछ रहे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है। तो बच्चे सिंपल सी चीज़ आपने कई बार देखा भी होगा, जब सीमेंट के अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट बनाने के लिए जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसमें हमारा क्या होता है, कैलकेरियस लाइमस्टोन होता है। तो जब बच्चे पानी मिलाते हैं सीमेंट के अंदर तो एक केमिकल रिएक्शन सेटअप हो जाता है और जनरली हीट यहाँ पे बाहर निकलती है जिसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो केमिकल रिएक्शन सेट हुआ सीमेंट के अंदर आफ्टर एडिशन ऑफ द वाटर, इसे हम बोलते हैं यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस। और जो हीट बाहर निकलती है दैट इज द इवोल्यूशन ऑफ द हीट, राइट। देखो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है, द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ हीट दैट इज नोन एज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। इसमें मैं कुछ और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा, एक होता है यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन किसमें केमिकल रिएक्शन फास्टर है। अब जिस सीमेंट के अंदर बच्चे केमिकल रिएक्शंस का जो रेट होगा वो फास्टर होगा, मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन फास्ट है, तो वो सीमेंट यहाँ पे जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है, राइट। तो वाटर ऐड करने के बाद जो केमिकल रिएक्शन सेटअप हुआ उसे हमने बोला यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस। और जब वाटर ऐड किया तो जो यहाँ पे हीट बाहर निकल रही है दैट इज काइंड ऑफ द एक्सोथर्मिक प्रोसेस या रिएक्शन, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट का बेसिकली बाहर निकलना, राइट। नेक्स्ट, फाइननेस ऑफ सीमेंट इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। क्या ये सही है कि जितना फाइन सीमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी, या जितना कम फाइन सीमेंट होगा उतनी कम स्ट्रेंथ मिलेगी? इज इट ट्रू? तो बच्चे ये बिल्कुल सही है, जितना सीमेंट आपका फाइन होगा उतना ही रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ या रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ फास्टर होगा। और ये सीमेंट की फाइनेस बढ़ने से हमें ये दिक्कत होती है बच्चे कि श्रिंकेज के कारण ना क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम फ्लाई ऐश वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे यस इट इज़ अफेक्टिंग, और मैंने इसका आपको और भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे फ्रेम कर दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा हुआ था इंटरव्यू के अंदर, वो कंपाउंड बताओ सीमेंट के अंदर जिसके कारण कंक्रीट को अर्ली स्ट्रेंथ मिलती है। नेम द कंपाउंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, अब तो बच्चे ध्यान रखना, कंक्रीट के अंदर सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, सैंड फाइन एग्रीगेट जो एक फिलर मटेरियल है। अब एग्रीगेट जो होता है बच्चे कोर्स एग्रीगेट, जिसको आप बजरी बोलते हो, बजरा बोलते हो, रोड़ी पत्थर बोलते हो, वो एक स्ट्रेंथ इंपार्ट करने वाला इंग्रेडिएंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सीमेंट के रिस्पेक्ट में ही है, राइट, वो कंपाउंड की बात कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा बच्चे जो कंपाउंड है दैट इज C3S ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये अर्ली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा भाई, राइट। तो C3S दैट रिएक्ट्स विद द वाटर एंड प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, क्योंकि सीमेंट का काम होता है चीज़ों को बाइंड अप करना, जस्ट लाइक च्युइंगम, फाइन, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कितने दिनों में टोटल हीट जो इवॉल्व होगी आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर उसका 50% अचीव हो जाएगा, राइट। तो बच्चे ड्यूरिंग फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों में वाटर ऐड करने के बाद सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे हीट रिलीज मिलेगा, अमाउंट, ये क्वांटिटी, ओके, 3 डेज के अंदर, 3 दिनों के अंदर, फाइन। तो जैसे आपका C3 है 24 आवर्स के अंदर अपना वो इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। C4AFB, सबसे ज़्यादा जो हीट रिलीजिंग आपका कंपाउंड है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, और उसके बाद टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिरेट होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा बताओ ये जेल वाटर क्या होता है, आपने कभी नाम सुना है जेल वाटर का, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो वजह जैसे कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए हमें 38% वाटर चाहिए होता है, 38%। तो इस 38% में 23% ये जो हमारे पास सीमेंट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन हीट ऑफ हाइड्रेशन के लिए, प्रोसेस को कंटिन्यूस रखने के लिए, और 15% यहाँ पे होता है बच्चे जेल वाटर, जो यहाँ पे सीमेंट पार्टिकल टू सीमेंट पार्टिकल के बीच में जो गैप होगा वॉइड्स, वहाँ पे जाके वाटर आपका स्टोर होता है, दैट इज काइंड ऑफ द जेल वाटर, जो जेल पोर्स में जाके स्टोर होगा। तो 23 + 15 कितना होगा, 38%। अब आपसे पूछ रहे कि मतलब जेल वाटर क्या है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट रिमेन्स इन द जेल पोर्स, वो अमाउंट ऑफ वाटर या क्वांटिटी ऑफ वाटर जो जेल पोर्स में आपका रह रहा है इन द सीमेंट इज कॉल्ड द जेल वाटर, इसको बोला गया है जेल वाटर, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बाई वेट वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन, कितना आप पानी, व्हाट परसेंटेज, कितना आप पानी बाई वेट ऐड करोगे सीमेंट में फॉर इट्स कंप्लीट केमिकल रिएक्शन। तो बच्चे अब 38% यहाँ पे ऐड कर, तो 38% कंप्लीट रिएक्शन के लिए, तो 23% एज बाउंड वाटर होता है और 15% यहाँ पे जेल वाटर होता है, तो कुल मिला के ये 38% हो जाएगा, राइट। आपसे वो वैल्यू भी पूछ सकता है, तो पर केजी के लिए कितना, अगर मान लो मेरे पास एक बैग है 50 kg का, तो उसमें लीटर में बताओ कितना पानी आप ऐड करोगे, तो 38% कर लो इसका, 38% इंटू वट 50, तो सॉल्व कर लो इसको, तो मेरे ख्याल से 19 समथिंग आएगा ये, है ना, 19 लीटर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट आर द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट, सॉरी आर द रैपिड हार्डनिंग एंड क्विक सेटिंग सीमेंट आर सेम। तो आपसे वो ये भी पूछ सकता है, पहले बताओ ये RHC क्या है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से किस तरह से डिफर करता है, आर यू गेटिंग। या जो आपका क्विक सेटिंग सीमेंट है इसमें ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट या कंपाउंड डाला हुआ है जिसके कारण आपका जो सीमेंट है वो जल्दी सेट हो रहा है, समझ रहे बात को। और डिफरेंस बताओ रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर, जो फ्रेम ही किया हुआ क्वेश्चन, राइट। अब देखो जरा इधर, अब बच्चे देखो रैपिड हार्डनिंग इसमें क्या होता है बच्चे, आपका जल्दी जल्दी यहाँ पे हार्डनिंग होगी, मतलब यहाँ पे रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ वो जल्दी होगा, लेकिन क्विक सेटिंग में यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ कोई लिंक नहीं होता, हम जल्दी जल्दी इसको सेट करवाना चाहते हैं क्विक सेटिंग में। तो कंफ्यूज मत हो ना, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट दे आर नॉट सेम, बिग नो डिफरेंस उनके बीच में है। तो क्विक सेटिंग सीमेंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इसका कंटेंट ज़्यादा होगा, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के अंदर C3S का कंटेंट ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, ओके। द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डेवलप्स हायर रेट ऑफ स्ट्रेंथ एंड क्विक सेटिंग सीमेंट ओनली सेट्स क्विकली, ये सिर्फ जल्दी सेट होगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करेगा, ऊपर ऊपर से सेट हो जाएगा, लोड लगाओगे तो लोड को बियर नहीं कर पाएगा, अंदर ये मजबूत नहीं होगा, ताकत नहीं होगी इसके अंदर, ऐसा भी बोल सकते हो, राइट। नेक्स्ट, अब देखो मुझे रोड रिपेयर वर्क करना है, रोड रिपेयर वर्क करना है, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड, आप किस तरह का सीमेंट यहाँ पे रेकमेंड करो, तो सिंपल सा आंसर होगा बच्चे, हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यहाँ पे रेकमेंड करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ भी चाहिए और हमारा जो
कंक्रीट सरफेस है बच्चे, वो लोड को भी बियर करना चाहिए। तो किसके साथ चलोगे भाई? जिसमें रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ जल्दी हो, वो किस में होगा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। और उससे भी ज़्यादा किस में होगा? एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की बच्चे जो 1 डे स्ट्रेंथ होती है ना, 1 डे स्ट्रेंथ जो होती है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट की, वो ओपीसी की 3 डे स्ट्रेंथ के बराबर होती है। 3 डे स्ट्रेंथ, ये ध्यान रखना, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये सल्फेट अटैक क्या होता है? आपने बहुत बार नाम सुना होगा। चलो आज बताओ ये सल्फेट अटैक क्या होता है। चलिए, हैव यू हर्ड अबाउट द सल्फेट अटैक? ऑफ कोर्स आपने नाम सुना होगा उसका, सल्फेट अटैक का। तो बच्चे देखो क्या है, जो केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फेट्स जो हार्डन कंक्रीट के साथ हो रही है, सल्फेट की केमिकल रिएक्शन ऑफ सल्फेट इन हार्डन कंक्रीट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रेटेड सिलिकेट इज नोन एज सल्फेट अटैक। सीमेंट के अंदर ना जो हमारे पास जैसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, डाई कैल्शियम सिलिकेट है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफिलेट है, तो बच्चे जो सल्फेट प्रेजेंट होते हैं जैसे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, तो जब ये सल्फेट और ये आपका जो कंक्रीट है या सीमेंट अगर आप कहीं यूज़ कर रहे हैं मोटर में, ये कॉन्टैक्ट में आएगा तो सल्फेट का रिएक्शन बहुत तेज़ी से होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ जनरली। तो इससे क्या होता है? सल्फेट अटैक होगा, जिससे डिटोरेशन ऑफ सर्फेसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। हाउ इज लो हीट सीमेंट मैन्युफैक्चर? कैसे आप लो हीट सीमेंट बनाओगे? कैसे आप तैयार कर सकते हो लो हीट सीमेंट? तो सिंपल आंसर बच्चे कि लो हीट सीमेंट बनाने के लिए जो कंपाउंड ये इंग्रेडिएंट सीमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा हीट दे रहा होगा ना, हमें उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कम करनी है। तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो हीट रिलीजिंग कंपाउंड होता है वो C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। आर यू गेटिंग? तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द लो हीट सीमेंट द कंटेंट ऑफ C3S मतलब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एंड C3A मतलब ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, C3S और C3A का कंटेंट घटाया जाएगा और C2S का कंटेंट बढ़ाया जाएगा, जस्ट लाइक इन डैम कंस्ट्रक्शन। तो डैम कंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना, हमें जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो एक स्लो रेट के ऊपर चाहिए, तो हम धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट चाहते हैं। अगर वो हीट जो जनरेट हो रहा है आपका कंक्रीट कंस्ट्रक्शन से वो ज़्यादा होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस C3A एक्सेस क्वांटिटी के अंदर, तो बच्चे इससे क्या होगा? क्रैक्स डेवलप होंगे और वहाँ पे हम क्रैक अलाउ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा ये जो डैम है वो एक वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर है, हम क्रैक अलाउ नहीं करेंगे। दूसरे स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्रैक अलाउ कर सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन हम डैम में क्रैक अलाउ नहीं करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एम ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ द सीमेंट? सीमेंट के ऊपर ये जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट किया जाता है बच्चे, इसको कंडक्ट करने का एम क्या है? व्हाट इज द पर्पस? ये क्वेश्चन है। तो बच्चे मुझे ना सीमेंट के साथ जब मैं वर्क करता हूँ, वर्क करने का मतलब क्या है? मैं मोटर बना रहा हूँ बच्चे, सीमेंट में मैं सैंड ऐड कर रहा हूँ, वाटर ऐड कर रहा हूँ, या सीमेंट को मैं कंक्रीट के अंदर एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कितना वाटर ऐड करना है ये मुझे पता होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ वाटर दैट वी आर गोइंग टू ऐड इन द सीमेंट सो दैट वी हैव अ गुड वर्केबल पेस्ट, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर को बोला गया बच्चे कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट। देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी या नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोल दो। टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कैरिड आउट टू असर्टेन इनिशियल सेटिंग टाइम निकालना है, ऑल दिस का टेस्ट अलग है बच्चे। फाइनल सेटिंग टाइम, साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट, ये टेस्ट अलग है। और कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट से बच्चे जो आप वाटर कंटेंट निकालते हो उसी का परसेंटेज, कुछ परसेंट आप जैसे 85% आप इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, फाइनल सेटिंग टाइम के लिए 78% आप साउंडनेस टेस्ट के लिए यहाँ पे यूज़ करते हो। तो आपसे वो पूछ सकता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम और साउंडनेस टेस्ट जो हम करते हैं सीमेंट के ऊपर, किस तरह के अपरेटस यूज़ किए जाते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी फ्रेम किया है, यू कैन सी दिस वन। और क्वेश्चन यही है कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी जो होती है सीमेंट की, उससे आप क्या समझते हो? देखो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का, देखो मेरे पास ये एक तरह से वाइकेट अपरेटस है, जिसमें ये हमारा जो प्लंजर है इसका साइज़ अलग होगा। इनिशियल सेटिंग टाइम में यहाँ पे 1 mm स्क्वायर नीडल होती है मेरे पास, और फाइनल सेटिंग टाइम में मेरे पास यहाँ पे एनुअल कॉलर लगता है बच्चे। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट पेस्ट डिफाइन किया जा रहा है कंसिस्टेंसी विच विल परमिट, मतलब इतना कंसिस्टेंट होना चाहिए सीमेंट पेस्ट जो इस प्लंजर को अलाउ करे। ये आपके पास एक कटोरी होती है, ठीक है, बाउल टाइप में, 40 mm इसकी हाइट होती है, राइट। कि आपका ये जो प्लंजर है जिसका डायमीटर है 10 mm और लेंथ है 50 mm, टू पेनिट्रेट टू ए डेप्थ ऑफ 33 to 35 mm, ये टॉप से ऊपर से जो प्लंजर है ना, यहाँ पे आपको रीडिंग मिलेगी 33 से 35 mm के बीच में इसका पेनिट्रेशन होना चाहिए। ओवरऑल 40 है तो नीचे से कितना बचेगा? 5 से 7 mm के बीच में, है कि नहीं? बॉटम से कितना ऊपर रहना चाहिए प्लंजर आपका? 5 से 7 mm के बीच में। और टॉप से कितना पेनिट्रेशन होना चाहिए? 33 से 35 mm के बीच में।
राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, कंसिस्टेंसी को डिफाइन किया। अगर यही इनिशियल सेटिंग टाइम होगा, फिर यहाँ पे 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला नीडल लगता है, और अगेन वही नीडल का पेनिट्रेशन टॉप से 33 से 35 mm देखा जाएगा, बॉटम से 5 से 7 mm देखा जाएगा, राइट। उस एपरेटस का नाम बताओ जिससे आप साउंडनेस टेस्ट यहाँ पे परफॉर्म करते हो, टेस्ट। तो बच्चे ये जो साउंडनेस होता है, और तो हम बोलते हैं साउंड है कोई चीज़, तो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो यहाँ पे अनसाउंडनेस की बात की जाती है जनरली। अब सीमेंट के अंदर ये जो अनसाउंडनेस होती है ना, वो दो चीज़ों के कारण है जो सीमेंट को अनसाउंड बना रहा है। हम तो सीमेंट के लिए साउंडनेस टेस्ट कर रहे हैं कि सीमेंट मेरा कितना साउंड है, लेकिन इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें प्रेजेंट होगी जो इस सीमेंट को अनसाउंड बनाएगा, जस्ट लाइक मैग्नीशिया और लाइम, फ्री लाइम, लेट मी करेक्ट। तो बच्चे फ्री लाइम की प्रेजेंस को मेज़र करने के लिए, या खाली फ्री लाइम के कारण हमारा सीमेंट कितना अनसाउंड है, उसके लिए ली चैटलियर टेस्ट है। और ये बच्चे हमारा टेस्ट का ऑपरेटर्स आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा ली चैटलियर में, जिसमें आपके पास ये जो इंडिकेटर आर्म्स हैं, इनके बीच का हम यहाँ पे गैप बाद में मेज़र कर रहे होते हैं कि ये गैप कितना है इंडिकेटर आर्म के बीच का, राइट। 10 mm में जनरली ओपीसी के लिए। और अगर मैं बोलूँ लाइम और मैग्नीशियम दोनों के कारण मुझे यहाँ पे अनसाउंडनेस बतानी, तो ऑटोक्लेव टेस्ट है, राइट, जिसमें हम एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, स्टीम प्रेशर। फाइन, ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चे, गुड एग्रीगेट की क्या रिक्वायरमेंट है वो बताओ। गुड एग्रीगेट की रिक्वायरमेंट क्या है आप वो बताओ, क्वेश्चन ये है। तो आपको क्या लगता है बच्चे, गुड एग्रीगेट आप किसे बोलोगे? तो हम आंसर करेंगे गुड एग्रीगेट वो होगा जो स्ट्रांग होगा, हार्ड होगा, ड्यूरेबल होगा, केमिकली इनर्ट होगा। स्ट्रांग का मतलब समझ रहे हो, वो अच्छे लोड को बियर कर ले, मतलब ग्रेजुअली आप लोड लगा रहे हो यहाँ पे, तो आपका जो एग्रीगेट है वो कंसिडरेबल लोड को यहाँ पे बियर करना चाहिए। तो क्रशिंग टेस्ट हो गया बेसिकली। हार्ड होना चाहिए, हार्ड के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट करते हैं हार्डनेस चेक करने के लिए, राइट। ड्यूरेबल होना चाहिए, ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, चाहे सर्दी पड़ रही है, गर्मी हो रही है, बरसात पड़ रही है बच्चे, हमारा जो एग्रीगेट होना चाहिए बच्चे वो हर मौसम में वैलिड होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम लैब के अंदर बच्चे सीजनल साइकिल्स क्रिएट करते हैं, राइट। मतलब देखो 12 महीने लगेंगे हमें पूरा सीजन देखने के लिए, तो हम लैब के अंदर ही एक्सेलेरेटेड सीजनल साइकिल क्रिएट करते हैं, राइट। और केमिकली इनर्ट बोलने मतलब क्या है, वो दूसरे इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, राइट, ऐसा हम एग्रीगेट चाहते हैं। एंड हैविंग लिमिटेड पोरोसिटी, और उसके अंदर बहुत ही कम वॉइड्स हो, क्योंकि अगर आपका एग्रीगेट बहुत ज़्यादा पोरस होगा तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ कम आएगी, सिंपल सी बात है बच्चे। तो ये रिक्वायरमेंट आप आंसर फ्रेम कर सकते हो। हाउ डू वी क्लासीफाई द फाइन एग्रीगेट? द सिंपल आंसर इज दैट कि सर हम सीविंग करेंगे, ओके, वी विल डू द सीविंग। यू कैन सी हेयर द सेट ऑफ सीव्स। और बच्चे जो सीव का कोड है वो IS 460 है। ये जो सीव का डेजिग्नेशन है वो इस कोड के अकॉर्डिंग आपसे वो कोड भी पूछ सकता है। और जैसे सेम एग्जांपल यहाँ पे सीव दिया है, मान लो 4.75 mm सीव, तो इसका क्या मतलब है? तो बच्चे जो 4.75 है, जो आपको ओपनिंग दिख रही है, एक स्क्वायर मैश बना हुआ है यहाँ पे, स्क्वायर मैश, तो वो स्क्वायर मैश में साइड ऑफ स्क्वायर कितना है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इधर, राइट। अब देखो, द एग्रीगेट विच पासिस थ्रू 4.75 mm IS सीव एंड entirely retain on the 75 माइक्रोन सीव, जो एग्रीगेट 4.75 mm सीव से पास कर जाए और जो 75 माइक्रोन, सबसे छोटी जो सीव है वो 75 माइक्रोन की है, और 75 माइक्रोन की सीव के ऊपर वो रिटेन कर जाए, उसे आप बोलोगे बच्चे फाइन एग्रीगेट, दैट विल बी द फाइन एग्रीगेट। क्लियर? उसे आप बोलोगे फाइन एग्रीगेट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा है आपने कभी सीमेंट के बारे में पढ़ा है और हाइड्रोलिक सीमेंट के बारे में जानते हो तो बताएं इसके बारे में। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि सीमेंट क्या होता है ये बताओ, और हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है ये भी बताओ। तो बच्चे सीमेंट एक ऐसा मटेरियल है जिसमें अपने में बंधने की भी कैपेसिटी है और दूसरे के साथ भी वो बन सकता है। मतलब सीमेंट एक ऐसा आपके पास बाइंडिंग मटेरियल जिसमें कोहेसिव और एडहेसिव दोनों तरह की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सीमेंट खुद में भी बनता है और दूसरे के साथ भी बनता है, लेट मी टेल यू, राइट। अब सीमेंट क्या है बच्चे, जो जब हम सीमेंट को मिक्स करते हैं, अच्छा हु इज द फादर ऑफ द सीमेंट? Who is the father of the cement? Joseph S. Within. Who is the father of the civil engineering? मान लो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया कि बताओ सिविल इंजीनियरिंग के फादर कौन है, सपोज यू आर नॉट एबल टू गिव द आंसर, देन व्हाट विल बी द इंप्रेशन ऑफ यू ऑन द इंटरव्यूअर? जॉन स्मेटन इज द फादर ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, राइट। तो जब सीमेंट को मिक्स कर रहे हैं विद मिनरल फ्रेगमेंट्स एंड वाटर, मिनरल फ्रेगमेंट्स में आपके पास ये कुछ नहीं है, आपका एग्रीगेट आएगा, राइट। बाइंड्स द पार्टिकल, तो सीमेंट का काम क्या होता है, चीज़ों को बांध के रखना। मैंने आपको पहले बोला जस्ट लाइक च्युइंगम, fine, into a compact whole. For construction purposes cement is used to bind the stone, brick, sand etc. clear? चलिए
द मटीरियल विच सेट एंड हार्डन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जो मटेरियल आपका सेट होता है और हार्ड हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? वो हमारा जो सीमेंट होता है दैट इज अ हाइड्रोलिक सीमेंट। वो प्रॉपर्टी ही यहाँ पे हाइड्रोलिक वाली यहाँ पे फ्रेम कर रहे हैं, और ऐसा सीमेंट हम यूज़ करेंगे जब भी हम यहाँ पे अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। हाइड्रोलिक सीमेंट, हाइड्रो मीन्स वाटर, जो अंडर वाटर सेट होगा, हम उस सीमेंट को बच्चे वही यूज़ करेंगे जहाँ पे हम अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट बताइए क्या डिफरेंस है सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखो जो चेंज हो रहा है ना, अब हम जब सीमेंट में पानी मिला रहे हैं बच्चे, द चेंज फ्रॉम फ्लूइड टू रिजिड स्टेट ऑफ ए सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट पहले आप किसी भी शेप में डाल सकते हो जब वो ग्रीन स्टेट में होता है, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे सेट होना स्टार्ट होगा तो आप फिर आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। द चेंज फ्रॉम द फ्लूइड टू रिजिड स्टेट ऑफ अ सीमेंट पेस्ट इज टर्म्ड एज सेटिंग ऑफ सीमेंट। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है बच्चे, कोई जरूरी नहीं है जो मैंने यहाँ लिखा है आप वही ध्यान रखो। सेटिंग का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो सीमेंट है वो अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर रहा है और रिजिड स्टेट में जा रहा है, आप उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हो। और हार्डनिंग में क्या होता है, तुम खुद सोचो, हार्डनिंग में सीमेंट जो होता है बच्चे वो अपनी स्ट्रेंथ भी गेन कर रहा है, रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हमारा लिंक होता है। मतलब अगर तुम कहीं सीमेंट यूज़ किए हो, मोटर आप बनाए हो, अगर वो सेट हो चुका है लेकिन वो हार्ड नहीं हुआ, जैसे आप लोड लगाओगे पाँव रखोगे तो फुट का इंप्रेशन बन जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर वो हार्ड हो चुका है बच्चे, तो अगर आप फुट रखोगे वहाँ पे उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, तो आपके फुट का कोई इंप्रिंट नहीं बनने वाला, इट मीन्स वो हार्ड है। तो हार्डनिंग मतलब हम हमेशा ही रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ड्यूरिंग सेटिंग, जब सीमेंट सेट हो रहा होता है, सीमेंट एक्वायर्स सम स्ट्रेंथ, कुछ स्ट्रेंथ यहाँ पे सीमेंट को मिलती है। हाउएवर फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस द टर्म सेटिंग एंड हार्डनिंग आर सेपरेटली डिफाइंड। इनको हम अलग अलग तरह से बच्चे डिफाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट देखो, हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू हाइड्रेट 50 kg सीमेंट इन द सील्ड कंटेनर। ये मैंने अभी आपको बताया, राइट। चलिए, तो देखो 38% आपको पानी चाहिए होता है, आप उस 50 kg का 38% निकालो तो आपको लीटर में मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो इंटरव्यू के अंदर ना आपको कंफ्यूज नहीं होना होता है। पहले तो आप ध्यान से सुनो कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछ रहा है, वो जानना क्या चाहता है आपसे। क्योंकि जब तक आप उनके सवाल को ध्यान से नहीं सुनोगे और गौर से आप सुनने के बाद उसका आंसर फ्रेम नहीं करोगे, तो बच्चे आपका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। समझे बात को। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट। इसका क्या क्या फ़ायदे हैं? तो पहली चीज़ तो ये, इसका लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है। मतलब ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट में ऐड करने से क्या होगा बच्चे, जब आप उसमें पानी ऐड करोगे तो हीट जो रिलीज होगी वो कम रिलीज होगी, और हीट कम रिलीज होगी उसके कारण बच्चे क्रैक्स भी कम आएंगे श्रिंकेज के कारण, राइट। मोर ड्यूरेबिलिटी मिलेगा, ड्यूरेबल ज़्यादा होगा, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छे से वेदरिंग इफेक्ट को रजिस्ट कर सकता है आपका सीमेंट। इज़ बेटर रेजिस्टेंट टू द सॉइल। सॉइल में जो आपके बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे सल्फेट अटैक भी हुआ बच्चे, उसको भी रजिस्ट करेगा। एंड वाटर कंटेनिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सल्फेट्स, एल्कलीज, मेटल एज वेल एज एसिडिक वाटर। इट इज़ हेल्पफुल फॉर द मैराइन वर्क्स। मतलब जो आप मैराइन वर्क्स कर रहे हो ना, समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर जो भी आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, उसके लिए आपके जो सीमेंट है बच्चे वो काफ़ी अच्छा है। एप्लीकेशन आपने जरूर पढ़ के जानी है। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के सीमेंट है उनकी एप्लीकेशंस, वो सीमेंट कहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं, उनका 1 day स्ट्रेंथ, उनका 3 day स्ट्रेंथ, उनका 7 day स्ट्रेंथ, एटलीस्ट आप ये डाटा जरूर देख के जाए, राइट। और कौन कौन से टेस्ट है सीमेंट के ऊपर, दैट आर द मस्ट। नेक्स्ट बच्चे, व्हाट हैपन्स इफ द सीमेंट इज टू फाइन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, सीमेंट बहुत ज़्यादा फाइन्स होगा, बहुत ज़्यादा उसमें फाइन है, तो हम फाइनेस टेस्ट भी करते हैं बेसिकली। तो बच्चे एक तो उसमें एयर लंप सेट हो जाएंगे, और दूसरा जब आप पानी ऐड करोगे देन व्हाट विल हैपन, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रिंकेज ऑफर करेगा, जिससे क्रैक होंगे, और आपका जो सीमेंट से, उस सीमेंट से बना हुआ जो बच्चे आपका स्ट्रक्चर होगा या जो भी आपने फॉर्मेशन किया है उस सीमेंट से, वो उसके ईजिली डिटोरेट होने के चांसेस हैं। मतलब वो सीमेंट बहुत ईजिली वहाँ पर आपका क्रैक्ड हो जाएगा, डिटोरेट हो जाएगा। व्हाट इज़ फॉल्स सेट। फॉल्स सेट का क्या मतलब है, तो बच्चे नाम से तुम समझो फॉल्स सेट। फॉल्स सेट देखो क्या होता है, सम टाइम जब हम पानी ऐड करते हैं सीमेंट में, ए प्रीमेच्योर सेट अकर्स विद इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर ही आपको लगता है कि आपका जो सीमेंट है वो सेट हो चुका है, और होता है रियलिटी में ऐसा। दिस इज कॉल्ड फॉल्स सेट एंड इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एनहाइड्रस जिप्सम विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द ग्राइंडिंग ऑफ द जिप्सम विद द टू हॉट क्लिंकर। और ये किसके कारण हो रहा है, एनहाइड्रस जिप्सम के कारण हो रहा है। जिप्सम मतलब कैल्शियम सल्फेट, राइट, उसके कारण हो रहा है। तो दिस इज नॉट टू बी वरीड, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर विल ब्रेक द फॉल्स सेट विदाउट हार्मिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। इसलिए बोला जाता है बच्चे कि सबसे पहले ड्राई मिक्सिंग की जाती है इंग्रेडिएंट की,
हम सेम एग्जांपल, आपने यहाँ पे सैंड डाला, सीमेंट डाला, आपने कोर्स एग्रीगेट बजरी डाला, पहले ड्राई मिक्सिंग होती है, ऐसा नहीं आप एकदम से पानी डाल दोगे। ड्राई मिक्सिंग करने के बाद फिर वेट मिक्सिंग होती है बच्चे, फिर सेक्शन में प्लेस किया जाता है उस पर्टिकुलर मटेरियल को, राइट। तो ये ध्यान रखना आपने। नेक्स्ट आप बताओ कि बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है और ये किस तरह से वॉल्यूम बैच को अफेक्ट करता है। आपसे पूछ रहा है इंटरव्यूअर कि आपने कभी बल्किंग का नाम सुना है, तो ऑफकोर्स आप बोलो सर बल्किंग का मतलब होता है वॉल्यूम में चेंज होना, दैट्स इट, पहली चीज़ तो ये, बल्किंग मीन्स वॉल्यूम चेंजेस। अब फिर तुम आंसर करो कि सर जो बल्किंग होता है जनरली ये सैंड के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल साइज होता है उतनी बल्किंग होने के चांसेस हाई है, राइट। तो बल्किंग ऑफ सैंड में क्या होता है सर कि जब हम पानी ऐड करते हैं सैंड में, या जो सैंड होता है वो वाटर के कांटेक्ट में आता है, सैंड पूरी तरह से सैचुरेट नहीं हुआ है, राइट। तो उस केस में जो वाटर होता है सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, राइट, जिसे हम बोलते हैं बल्क होना, बल्किंग, राइट। देखो यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट पर्टिकुलर सैंड बल्क्स इन वॉल्यूम, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा उसका, राइट। द मॉइस्चर पार्टिकल्स फॉर्म अ थिन फिल्म अराउंड द सैंड पार्टिकल। ये जो पानी है, वाटर मॉलिक्यूल है, ये सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ, अगर मान लो सैंड का पार्टिकल है, राइट, और तो ये सैंड के पार्टिकल के चारों तरफ पानी ने एक पतली सी लेयर बना के रखी है ये, जिससे इसका वॉल्यूम बढ़ गया, राइट। और एक्चुअली ये सरफेस टेंशन के कारण होता है, समझे बात को, दिस इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब ये क्या करता है, अब अगर वाटर यहाँ पे होगा तो ये पार्टिकल को ना दूर दूर धकेलेगा, फिर ये पार्टिकल को दूर दूर धकेलेगा, जिससे यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल के बीच में गैप बढ़ जाएगा और बल्किंग, हमें वॉल्यूम ज़्यादा दिख रहा होगा। और जहाँ पे हम बाई वॉल्यूम बैचेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे नॉमिनल मिक्सिस होते हैं, नॉमिनल मिक्सिस M15 M20 ये सारे आपके नॉमिनल मिक्सिस हैं, राइट, M7.5 भी नॉमिनल मिक्सिस है। तो बच्चे नॉमिनल मिक्सिस में हम हमेशा बाई वॉल्यूम बैचेस करते हैं, और डिज़ाइन मिक्स के अंदर बाई वेट यहाँ पे बैचिंग होती है, राइट। तो ये ध्यान रखना आपने। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे नॉमिनल जब आप यहाँ पे बैचिंग नॉमिनल जब यहाँ पे आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट फ्लेम कर रहे होते हो, मतलब बाय वॉल्यूम बैचिंग कर रहे होते हो, तो बाद में बच्चे वो पानी यहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो मतलब जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो हमें नहीं मिलता है, तो जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हमें कुछ वाइट्स भी देखने को मिलते हैं, हनी कॉम्बिंग टाइप की भी देखने को मिल सकती है, या उसमें क्रैक्स वगैरह भी डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट से आप क्या समझते हो। साउंडनेस के बच्चे सिंपल सा आप आंसर दो कि सर हम जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो रोड बनाने में है, चाहे वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है, चाहे वो रेलवे के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि मेरा जो एग्रीगेट है वो हर सीज़न में वैलिड होना चाहिए। मतलब देखो गर्मी पड़ रही है, हॉट समर डे है, विंटर सीज़न है, ये बरसात वाला सीज़न है, तो हर सीज़न में हमारा एग्रीगेट अच्छे से रिस्पॉन्ड करे लोडिंग को, और ये सारे सीज़न देखने के लिए हमें 12 महीने लगेंगे, और अगर हमारे पास इतना समय नहीं है तो हम लैब के अंदर क्या करते हैं, एक्सेलरेटेड सीजनल साइकिल्स क्रिएट करते हैं। 2 केमिकल का नाम याद रखना, ठीक है, सॉल्वेंट्स होते हैं, एक है आपके पास यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट और बच्चे दूसरा यहाँ पे सोडियम सल्फेट। इनके अंदर हम एग्रीगेट को डिप करते हैं और इनका यहाँ पे लॉस इन वेट हम मेजर करते रहते हैं। तो इसमें जनरली हम यहाँ पे कुछ साइकिल्स रिपीट करते हैं, फाइन। तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स मैंने यहाँ पे फ्रेम नहीं किया है, और इतना डाटा काफ़ी सफिशियंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। साउंडनेस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज फाइनेस्ट मॉडुलस, व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस। फाइनेस्ट मॉडुलस से आप क्या समझते हो और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूछ रहा है आपसे। तो बच्चे फाइनेस्ट मॉडुलस क्या है ना, तो जो भी आप यहाँ पे जब सीविंग करते हो बच्चे, तो आप परसेंटेज रिटेन, क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन, और 100 माइनस क्यूमुलेटिव परसेंटेज रिटेन आपको परसेंटेज फाइनर मिल जाता है जनरली, राइट। तो वह आप क्या करते हो बच्चे, जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है, जो भी आपको सम मिला है, राइट, परसेंटेज फाइनर का, उसको आप डिवाइड कर दो 100 से, और क्यूमुलेटिव परसेंटेज मास विच इज रिटेन्ड ऑन ईच सीव ऑफ द 10 सीव, यहाँ पे 10 सीव ली जा रही है। और मैं आपको बोलता हूँ कि आप एक बाई न्यूमेरिकल इसको करें, अगर यहाँ से ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है जरूर आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर लगा लें, राइट। 10 सीव इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे फ्रेम की जाती है। 150 माइक्रोन का सीव है, 300 माइक्रोन का सीव है, 600 माइक्रोन का सीव है, 1.18 mm का सीव है, 2.36 mm का सीव है, 4.75 mm का सीव है, 20 mm का सीव, 40 mm का सीव, 80 mm का सीव। इससे बड़ी सीव भी ले सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट होगी तो, राइट। अब जो फाइनेस्ट मॉडुलस होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज साइज ऑफ सीव ऑन विच द मटेरियल इज रिटेन्ड। मतलब जो FM होगा ना, ये एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल बताएगा जिस सीव के ऊपर वो रिटेन हुआ है। आर यू गेटिंग और नॉट, राइट। द सीव बीइंग काउंटेड फ्रॉम द फाइनेस्ट, सबसे छोटे से आप नंबर स्टार्ट करोगे, 1 2 3। फॉर एग्जाम्पल FM की वैल्यू आ रही है, मान लो FM की वैल्यू आ गई 3.5, ठीक है, 3.7 मान लो, तो आप इसको 4 लेके चलोगे, तो बॉटम से जो भी आपके पास सीव डली है ना, तो चौथी सीव का नंबर चेक कर लो क्या है, वो एवरेज साइज है पार्टिकल का, ये बोलने का मतलब है, राइट। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे एडमिक्सचर्स क्या होते हैं। तो एडमिक्सचर्स बच्चे ये हम कंक्रीट के अंदर ऐड करते हैं। तो जनरली जब हमें
कंक्रीट की प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, हमें वर्केबिलिटी को मेंटेन करना होता है, देन वी आर एडिंग द एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स कुछ नहीं है, एडमिक्सचर्स आर काइंड ऑफ द केमिकल्स। हमारे पास मिनरल एडमिक्सचर्स भी हैं, हमारे पास केमिकल एडमिक्सचर्स भी है, राइट। वी हैव द बोथ, वी हैव द मिनरल एडमिक्सचर्स, वी हैव द केमिकल एडमिक्सचर्स आल्सो। अब बच्चे इंडिया के अंदर सिक्का, विस्कोक्रीट, ये एडमिक्सचर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेह लद्दाख में वर्क करना है, वहाँ पे टेम्परेचर आपका नेगेटिव में है, राइट, या मान लो ऐसे लोकेशन पे है जहाँ पे फ्रीजिंग और थॉइंग हो रही है, तो उस केस में बच्चे हम क्या करते हैं, एयर एंट्रेनिंग एडमिक्सचर जो सुपर प्लास्टिसाइजर है बेसिकली, उसको हम ऐड करते हैं कंक्रीट के अंदर, जिससे मिलियंस ऑफ छोटे छोटे बबल्स क्रिएट हो जाएंगे सेक्शन के अंदर। अब जब मान लो यहाँ पे फ्रीजिंग होगा, जो कंक्रीट के अंदर वाटर है बच्चे, जब वो फ्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। पानी का बच्चे लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम कम होता है और सॉलिड स्टेट में जब आइस में कन्वर्ट होगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे ना जो मिलियंस ऑफ बबल्स हमने इंटेंशनली क्रिएट किए हैं सेक्शन के अंदर, वहाँ पे कुछ हमने जगह या स्पेस दे के रखा है वाटर को कि जब वो फ्रीज होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहाँ पे वो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्रैक्स वगैरह डेवलप नहीं होंगे, राइट। बेसिकली पर्पस देखा जाता है, जब यहाँ पे क्रैक्स आपका मेजर क्राइटेरिया है कि क्रैक सेक्शन के अंदर नहीं आने चाहिए, तो इंटेंशनली हम वॉइड्स भी क्रिएट कर रहे हैं। और माइंड यू, सेक्शन के अंदर वॉइड्स इंट्रोड्यूस करने से उसकी स्ट्रेंथ कुछ घट जाती है, ये ध्यान रखना आप, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे फ्रेम करी गई है बच्चे। ये देखो जैसे ये सिक्का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला एडमिक्सचर है, सिक्का विस्कोक्रीट, ये इंडिया के अंदर हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको बता दूँ, राइट। तो आप नाम भी आप बता सकते हो कि सर सिक्का और विस्कोक्रीट जो हमारे पास एडमिक्सचर है। वाई स्टील यूज एज रेनफोर्समेंट, आप स्टील को क्यों यूज़ कर रहे हो एज ए रेनफोर्समेंट। तो बच्चे सबसे पहले जो आपने आंसर करना है कि सर जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है स्टील और कंक्रीट का, वो नियरली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट नियरली सेम है, राइट। देखो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोई भी मटेरियल टेम्परेचर के बढ़ने और घटने से अपनी प्रॉपर्टी में कितना चेंज कर रहा है, अगर वो चेंजेस ज़्यादा होंगे उसकी लेंथ में, विड्थ में, थिकनेस में, दैट इज इन प्रॉपर्टी, तो इट मीन्स उसकी अल्फा होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, राइट। तो उसका जो अल्फा होगा बच्चे वो ज़्यादा होगा, उसका यूनिट होता है पर डिग्री सेल्सियस, अल्फा का यूनिट, समझे बात को। लेकिन हम कभी चाहते नहीं है कि हमारे पास ऐसा इंग्रेडिएंट हो जिसकी अल्फा की वैल्यू हाई हो। सेम एग्जांपल जैसे मान लो पाम कंक्रीट है और ये स्टील है, अगर स्टील का अल्फा ज़्यादा है, सेम एग्जांपल कंक्रीट का अल्फा कम है, तो स्टील बहुत ज़्यादा यहाँ पे खिंचना चाहेगा, उसकी प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंज आएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। लेकिन कंक्रीट में उतना चेंज नहीं आएगा, जिससे यहाँ पे बॉन्ड फेलियर की सिचुएशन होगी। आर यू गेटिंग और नॉट। तो हमेशा ही हम चाहते हैं कि ऐसा कोई मैं मेटल यूज़ करूँ जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कंक्रीट के बराबर हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टील बहुत अच्छे से यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, तो ध्यान रखना बच्चे, इसलिए हम स्टील को यूज़ कर रहे हैं, राइट। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द स्टील। और भी बहुत सारे इसके रीज़न है, देखो इट पोजेसेस द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है, इट कैन डेवलप द परफेक्ट बॉन्ड विद द कंक्रीट, और इसका जो मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी होता है दैट वी नो वेरी वेल 2 × 10⁵, ये सबसे हाई होता है। देखो यहाँ पे कुछ आपको स्टील मैंने शो किया है, HYSD बच्चे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय M20 मिक्स। तो M20 मिक्स बच्चे 20 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब आफ्टर 28 डेज दिया हुआ है। और ये जो हम क्यूब बना रहे हैं, देखो मोल्ड का आपको डायमेंशन दिख रहा है 150 बाई 150 बाई 150, ये इनर डायमेंशन ऑफ मोल्ड है, राइट, इनर डायमेंशन ऑफ मोल्ड है, ये ध्यान रखना बच्चे। 3 लेयर में इसको कास्ट करते हैं बेसिकली, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिजाइन मिक्स कंक्रीट। तो डिजाइन मिक्स में क्या होता है बच्चे, जैसे नॉमिनल मिक्सिस में नो नीड टू कैलकुलेट व्हाट यू हैव टू ऐड टू ऑब्टेन वर्क स्ट्रेंथ। जैसे M20 है तो इसका प्रोपोर्शन हमें पता है M20 का 1, 1.5, 3। लेकिन जैसे हम M25 से M30 बनाएंगे तो उसमें आपको सीमेंट निकालना पड़ेगा, बाई वेट कितना केजी डालोगे, सैंड निकालना पड़ेगा, कोर्स एग्रीगेट निकालना पड़ेगा, वाटर निकालना पड़ेगा, इवन आपको एडमिक्सचर भी यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो डिज़ाइन मिक्स के अंदर आप बहुत अच्छे से क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करने के बाद उससे आप मिक्स बना रहे हो। और इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि सर डिज़ाइन मिक्स के अंदर हमारी वेस्टेज ऑल टाइम मिनिमम होती है, राइट। नेक्स्ट, और जो लास्ट क्वेश्चन है कि वर्केबिलिटी क्या होता है। तो मुझे वर्केबिलिटी कितनी आसानी से आप कंक्रीट को मिक्स कर सकते हो, मिक्स करने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़े, कितनी आसानी से मिक्स कर सकते हो। मिक्स करने के बाद उसको प्लेस भी करना है, साइड्स के ऊपर भेजना है आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब आप उसको सेक्शन में प्लेस कर रहे हो बच्चे, तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। 2 डिफेक्ट हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। सेग्रीगेशन में कोर्सर पार्टिकल फाइनल वन से अलग हो जाएंगे, और ब्लीडिंग में क्या होता है, जो एक्सेस वाटर है, ये जो लाइटर एलिमेंट है कंक्रीट के अंदर, वो सरफेस के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास स्लम टेस्ट है जो बहुत ज़्यादा साइट पे यूज़ किया जाने वाला टेस्ट है, स्लम टेस्ट। कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट है जो लैब में यूज़ किया जाता है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, दिस इज मोर सेंसिटिव। और यहाँ पे मेरा VB टेस्ट भी है जिसमें हम टाइम निकाल रहे होते हैं कि एक फ्रस्टम शेप कंक्रीट को फ्लैटन सरफेस में कन्वर्ट होने के लिए कितना समय लग रहा है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा बच्चे। ये मैं मोस्ट
50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्चुअल में पूछे गए और कुछ जो क्वेश्चंस जो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, ये मैं लेके आया था, राइट। नेक्स्ट जो मेरा यहाँ पे वीडियो रहेगा वो रहेगा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो चलिए एक लाइक बच्चे बनता है, सभी लाइक जरूर करें, कंजूसी ना करें। चलिए ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।